हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत थैंक यू हमारे इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, हमने अपने इस चैनल पे अभी क्लास 11th की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लासेस स्टार्ट की हैं और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं बीकॉम प्रीवियस की भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लासेस स्टार्ट की हैं। अगर आप सभी का साथ और सहयोग बना रहा तो हम ऐसे ही आगे और भी क्लासेस के अकाउंटिंग की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग 11th क्लास की फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पार्ट 1 का सेकेंड चैप्टर जो हमारा चल रहा है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने इसके कुछ कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने इसे समझ लिया था होगा और रिवाइज करके अच्छे से इन्हें बिल्कुल समझ के तैयार होंगे। देखिए, सबसे पहला पढ़ा था सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अगर इनमें से आपको कोई भी कंसेप्ट ऐसा हो जो न क्लियर हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा एक्रूवल कंसेप्ट, ठीक है। एक्रूवल कंसेप्ट का मतलब है कि मान लीजिए आपने कोई पेमेंट आपको या इनकम आपको मिलनी है, किसी को मंथली मिलनी होती है, किसी को वीकली मिलनी होती है, ठीक है। तो इसकी जब ड्यू डेट आए तो इसका मतलब ये है कि आपको उस ड्यू डेट को मिल जानी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन नहीं मिली, ठीक है। कुछ ऐसे ही एक्सपेंसेस इस टाइप के होते हैं जो कि आपको किसी ड्यू डेट तक पेमेंट कर देना चाहिए था पर आप किसी वजह से पेमेंट नहीं कर पाए। मान लीजिए आप जो आपने बिल्डिंग ले रखी है रेंट पे, उसका आपको मंथली रेंट पेमेंट करना है हर मंथ में, ठीक है। हर मंथ की 5 तारीख को आपको पेमेंट करना है, लेकिन आप किसी वजह से 5 को पेमेंट ना करके 15th को करें आप या 20th को करें, तो ये क्या होगा, जब आपका ये पेमेंट ड्यू हो गया यानी 5 को ड्यू हो गया और आपने पेमेंट कब किया, 20 को पेमेंट किया, तो एक्रूअल कंसेप्ट का कहने का मतलब है आप सोचते हैं जैसे कि आपने जैसे कोई एक्सपेंस कर दिया है तब आप उसे मानते हैं कि आपने एक्सपेंस किया है, या कोई इनकम आपके पास रिसीव हो जाती है, जब आपके हैंड में आ जाती है तभी आप मानते हैं कि इस दिन हमारी ये इनकम हुई है। लेकिन एक्रूअल कंसेप्ट का कहना है कि जब कोई भी पेमेंट और या फिर आपकी रिसीविंग्स जिस डेट को ड्यू हो जाए आप उसी डेट को अपने अकाउंट्स में इंक्लूड कर लेंगे। एक्रूअल कंसेप्ट का ये कहना है। इसके अकॉर्डिंग जिस ड्यू डेट को आपकी कोई पेमेंट आनी हो, रिसीविंग्स आनी हो, या फिर आपको कोई जो है पेमेंट एक्सपेंस जो है जैसे सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए, इस तरह के और भी बिल हैं जो आपको पेमेंट करने थे पर आपने उस डेट को ना करके किसी अन्य फ्यूचर
डेट को कर रहे हैं, मतलब लेकिन ड्यू हो गया आपका, तो उसी दिन मान लिया जाएगा कि ये आपका एक्सपेंस हुआ है, चाहे आपने पेमेंट किया हो या ना किया हो। और इसी तरह से रिसीविंग्स जो होती हैं आपकी, इनकम्स होती हैं, इनकम्स जो है जिस दिन आपकी ड्यू हो गई उसी दिन मान लिया जाएगा कि वो आपको आपकी इनकम हो गई है, चाहे आपने उसे रिसीव किया हो या ना किया हो। ये एक्रूअल कंसेप्ट कहता है। जो भी फर्म्स या ऑर्गेनाइजेशन एक्रूअल कंसेप्ट्स को अपनाएंगे उनको अपने अकाउंट्स में ये रूल को उन्हें फॉलो करना होगा। क्या फॉलो करना होगा कि अगर उनको फर्स्ट मान लीजिए हर महीने की पहली तारीख को उनको कोई इनकम आनी है, ठीक है, पर आई नहीं है, तो उसे 1 तारीख को वो अपने अकाउंट्स में नोट कर लेंगे, अपनी इनकम में एज ए इनकम नोट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से हर महीने की 5th जो आपकी 5वीं तारीख आती है उसको उनको कोई रेंट पेमेंट करना है, कमीशन पेमेंट करना है, इंटरेस्ट पेमेंट करना है, कोई लोन ले रखा है, या और इसी तरह से और भी पेमेंट्स है, कोई बिल्स हैं कोई भी, लेकिन उन्होंने पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। आप वो किसी ड्यू डेट को करेंगे, 10 को करेंगे, 15 को करेंगे, 20 को करेंगे, लेकिन उनको अपने अकाउंट्स में उसी दिन रिकॉर्ड करना है कि ये हमारा एक्सपेंस हो गया है, ठीक है। तो एक्रूअल कंसेप्ट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग विच रिक्वायर्स रिकॉर्डिंग रिवेन्यू व्हेन दे आर अर्नड और नॉट, ठीक है, चाहे आपने कमाया हो, ठीक है, एंड नॉट व्हेन दे रिसीव्ड, कमा लिया हो लेकिन रिसीव नहीं किया हो, इन कैश में रिसीव नहीं किया हो, उसी दिन को वो आपकी इनकम मान ली जाएगी, ठीक है। आपने अर्न कर लिया है, मान लीजिए कोई वर्कर है कहीं पे काम कर रहा है और उसने 1 महीने का वर्क किया है पर उसकी सैलरी अभी उसे नहीं मिली है, तो वो उसकी इनकम मान ली जाएगी कि उसने अर्न कर लिया है, चाहे उसे वो रिसीव हुई हो या ना ही हो। इसी तरह से जो बिजनेसमैन हैं उनके भी कई इस तरह से इनकम्स होते हैं, जैसे इंटरेस्ट कहीं से आना होता है, कहीं से पेमेंट मिलना होता है, किसी कस्टमर ने आपसे उधार लिया था लेकिन उन्होंने ड्यू डेट दी थी 2 तारीख को, तो 2 तारीख को वो आपकी पेमेंट मान ली जाएगी, वो इनकम आपकी मान ली जाएगी, चाहे आपने रिसीव किया हो या ना किया हो, ठीक है। तो एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है कि कोई भी अर्निंग जो आपने अर्न कर ली है पर रिसीव ना हुई हो, ठीक है, कैश में, तो जब आपने अर्न कर ली तभी उसे आपकी इनकम मान ली जाएगी और उसे आपके अकाउंट्स में एज ए इनकम रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। और इसी की तरह एक्सपेंसेस के बिहाफ में हम क्या मानेंगे, जिस दिन आपकी एक्सपेंस ड्यू हो गई है, चाहे आपने पेमेंट किया हो या ना किया हो, उसे उस दिन का एक्सपेंस, उस डे का एक्सपेंस मान लिया जाएगा और एज ए एक्सपेंस आपके अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए है, ए बिजनेस रिकॉर्ड्स इट्स यूटिलिटी बिल्स एज सून एज इट रिसीव देम और नॉट व्हेन दे आर पेड, ठीक है। तो जो भी बिजनेस है, जो यूटिलिटी बिल्स मतलब क्या होता है, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिक यूज़ कर रहे हैं, अगर आप वाटर का बिल भी आ रहा है, वाटर यूज़ कर रहे हैं, या आप जैसे कि और भी इसी तरह के बिल्स होते हैं, आपका हाउस टैक्स होता है, बिल्डिंग टैक्स होता है, और भी जैसे कि इस तरह की आपने अगर कहीं से लोन लिया तो उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इस तरह की जो आप फ़ी पेमेंट है, इसी को हम कोई आप सर्विस ले रहे हो तो उसके बदले में जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो होती है हमारी यूटिलिटी बिल्स है, ठीक है। तो अगर इनका पेमेंट आपने किया हो या ना किया हो, ठीक है, उसे आपको अपने एज ए एक्सपेंस आपको जो है उसको आपको क्या करना है, एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। इसी तरह से जो इनकम्स आनी है और लेकिन अभी आई नहीं है लेकिन आपने अर्न कर ली है, तो उसे आपको उसी डेट को इनकम मान लिया जाएगा। ये एक्रूअल कंसेप्ट कहता है। एक्रूअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये रूल है और ये करना ही होगा, जो भी फर्म इसे अपनाएगी उसे इसको फॉलो करना है, ठीक है। इसमें ये नहीं, आपको ऑप्शन नहीं है कि आपने कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कि आप अपने अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है। तो ये सब जो आपने अभी तक पढ़े ये सारे एज ए रूल आपको लेके चलने हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये इसमें क्या करना है। ये जो कंसेप्ट है आपकी कैश, जो आपकी रिसीविंग या कैश पेमेंट को ध्यान नहीं देती है, ठीक है। जब भी वो ड्यू हो जाएगी, जब वो आपकी जो पेमेंट्स है वो आपकी एज ए लाइबिलिटी हो जाएगी और एज ए इनकम, रिसीविंग्स एज ए इनकम आपकी जो है अर्न हो जाएगी, तो उसे हम तभी अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे उसी डेट को, ठीक है। और जो हमारे जो हैं इसमें आपने अभी आप आगे पढ़ोगे कुछ एक्सपेंसेस आएंगे, आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे,
प्रीपेड एक्सपेंस होंगे और आपके अनअर्न्ड इनकम होंगे और एक्रूड इनकम होंगे। ये सारे जो एक्सपेंसेस आए हैं वो इसी अवधारणा की वजह से डेवलप हुए हैं। ठीक है, ये हम चारों आपको एक्सपेंस आगे आने वाली क्लास में बताएंगे कि ये कौन से एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, ये ऐसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किसे कहते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस किसे कहते हैं, अक्रूड इनकम किसे बोलते हैं और अनअर्न्ड इनकम हम किसे बोलते हैं। ये जो सारे एक्सपेंसेस हैं ये हमारे स्पेशल एक्सपेंसेस है, ये इसी कंसेप्ट के कारण जो है डेवलप हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन या रियलाइजेशन कंसेप्ट। ये कंसेप्ट हमारा ये कहता है कि जब हमने रिवेन्यू रियलाइज कर लिया, रिसीव किया है, ठीक है, तभी हम उसे जो है रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन रिक्वायर्स दैट द रिवेन्यू फॉर ए बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली व्हेन इट इज़ रियलाइज्ड। रियलाइज्ड का मतलब होता है वसूल हो जाना या मिल जाना। तो कोई भी जो है इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसका कहना है कि कोई भी बिजनेस जो रिवेन्यू है तभी उसको इंक्लूड करेगा अपने अकाउंट्स में जब वो उसको वसूल कर लेगा, रिलीज़ कर लेगा, उसके पास पहुंच जाएगा। हेयर अराइज 2 क्वेश्चन इन माइंड। ठीक है, तो इसमें अब आपको 2 क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे। सबसे पहला क्या आएगा, फर्स्ट इज टर्म एज रिवेन्यू एंड अदर व्हेन द रिवेन्यू इज रियलाइज्ड। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ये माना जाएगा कि रिवेन्यू क्या है और इसे कब रियलाइज होगा। लेट अस टेक द फर्स्ट वन फर्स्ट। ठीक है, रिवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश अराइजिंग फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पे इस कंसेप्ट में इसके अकॉर्डिंग रिवेन्यू में आपको क्या क्या आइटम लेने हैं। ठीक है, मतलब कहने का हम कौन से आइटम को रिवेन्यू मानेंगे, तो हम रिवेन्यू ऐसे आइटम को मानेंगे जो कोई भी आपने गुड्स या सर्विस को सेल करके प्राप्त किया हो। ठीक है, एंटरप्राइजेज ने, जो बिजनेस एंटरप्राइजेज है, कोई गुड्स या सर्विस को सेल करके उसके बदले प्राप्त करना हो उसे या किया हो। यूज बाय अदर्स द एंटरप्राइजेज रिसोर्सेज येल्ड इंटरेस्ट। ठीक है, आपके रिसोर्सेज को, आपके पास कुछ रिसोर्सेज ज़्यादा हैं जो आपने अदर इंडस्ट्रीज़ को दे रखा है यूज़ करने के लिए। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास एक्स्ट्रा लैंड है तो आप उसको रॉयल्टी के बदले दे दोगे। आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल है तो आप क्या करोगे, दूसरे लोगों को उसे दे दोगे यूज कि बेकार पड़ा है इसे हम इसे दे देंगे तो हमें इससे इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरह से आपके पास बॉन्ड्स हैं, शेयर्स हैं, तो आप दूसरे लोगों को दे दोगे तो उससे आपको क्या आएगा, डिविडेंड आएगा। ठीक है, आपके पास एक्स्ट्रा इनकम पड़ी हुई है, एक्स्ट्रा जो है अमाउंट पड़ा है तो आप उसे कहीं और इन्वेस्ट कर दिया आपने, इन्वेस्टमेंट में किसी के शेयर ले लिए, बॉन्ड ले लिए, तो उनके बदले क्या आएगी, डिविडेंड। तो ये क्या है, आपकी इनकम है। इसी तरह से अगर आपने अपने कैपिटल को कहीं लोन पे दे रखा है तो आपके पास इंटरेस्ट आएगा। आपके पास एक्स्ट्रा बिल्डिंग है या कोई आपके पास ऐसी विशेष योग्यता है, कॉपीराइट है आपकी, जैसे ये कह सकते हैं आप ट्रेडमार्क हैं, इसको आप अगर अपना यूज़ करने का राइट किसी और अदर एंटरप्राइजेस को भी दे दो तो इसके बदले आपके पास जो इनकम आएगी उसको भी हम इसके अंदर इनकम मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कौन कौन सी इनकम को हम इसमें इंक्लूड करेंगे रिवेन्यू। अगर आप कोई सेलिंग पर का काम कर रहे हो, चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विस का हो, उसके बदले में जो आएगा। दूसरा, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं या एक्स्ट्रा आपके पास जो है योग्यता है तो अगर उसको आप यूज़ करने का जो है का राइट आप किसी और को, इंटरप्राइजेस को दे दो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी इनकम आएंगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। और ये सारी चीज़ें जब आपको वसूल हो जाएंगी, रियलाइज हो जाएंगी, आपके फर्म तक पहुंच जाएंगी, आपके हैंड में आ जाएगी, तभी हम इसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, इंक्लूड करेंगे अपने अकाउंट्स में अकॉर्डिंग टू रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। ठीक है, सेकेंड चीज़ क्या आती है, रिवेन्यू इज एज्यूम्ड टू बी रियलाइज्ड व्हेन ए लीगल राइट टू रिसीव इट्स अराइज। ठीक है, तो रिवेन्यू को तब भी हम रियलाइज हुआ मान लेंगे जब आपके हाथ में उसके लीगल राइट्स आ जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई एसेट्स है और आपने उसको जो है परचेज किया है। ठीक है, तो अब जब तक उसका जो है आपके नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाएगा वो आपकी नहीं मानी जाएगी एसेट। जैसे आप कोई ज़मीन लेने जाते हो, प्लॉट लेने जाते हो, बिल्डिंग लेने जाते हो, तो उसके लिए क्या होता है, रजिस्टर्ड होता है ना, रजिस्ट्री होती है। तो जिस डेट को वो रजिस्टर्ड हो जाएगा उसी डेट से वो आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इसमें। तो इस कंसेप्ट का बस ये मैं कहना है कि जब आप उसे एक्वायर कर लो, रिलीज़ कर लो, आपके पास पहुंच जाए, उसके लीगल राइट्स आपको मिल जाए,
तभी आप उसको अपने अकाउंट्स में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपके जैसे कि एज फॉर द इनकम सच एज रेंट हो सकता है, कमीशन हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, ये सारे ही जो हैं हम किसमें इंक्लूड करते हैं अपने अकाउंट्स में एज ए इनकम। ठीक है, अब ये हमारे कन्वेंशंस आ रहे हैं। कुछ कन्वेंशंस का मतलब हमने बताया था परंपराएं होती हैं। कुछ ऐसी परंपराएं हैं जिनको मानना ज़रूरी होता है। आपकी डेली लाइफ में भी कुछ परंपराएं हैं जिसको आप फॉलो करते होंगे, आपके पेरेंट्स बताते होंगे, आपका भले ही मन ना हो, आप उस चीज़ को समझो या ना समझो, आपको बता दिया गया है कि आपको परंपरा फॉलो करनी है तो करनी है। इसी तरह से ये अकाउंट्स में भी कुछ परंपराएं चली आ रही हैं जिसको कि आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। ठीक, इसके नाम में ही इसकी मीनिंग छिपी हुई है। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या है? पूरी डिटेल, फुल डिटेल। आपके बिजनेस से के बारे में हर छोटी से छोटी बात आपको डिस्क्लोज करनी है अपने अकाउंट्स में। ठीक है, information provided by financial statements are used by different group of people such as investors, lenders, suppliers and others in taking various finance। क्यों करना है? क्योंकि आपके जो अकाउंटिंग जो है इंफॉर्मेशन है अदर जो है विभिन्न डिफरेंट ग्रुप्स के लोग जो है यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस। जैसे इन्वेस्टर्स क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उन्हें आपके अकाउंट्स में या आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना होगा। वो तभी इन्वेस्ट करेंगे जब उन्हें लगेगा कि आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना उनके लिए प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, तो इसके लिए उनको आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने की ज़रूरत होगी। ठीक है, इसलिए आपको हर छोटी बात बड़ी बात आप अपने अकाउंट्स में इंक्लूड करना है इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। इसी तरह से लेंडर्स जो लोन आपसे ले रहे हैं, सप्लायर्स, ठीक है, इन सभी को आपके उनके अपने अपने अकॉर्डिंग जो है पर्पस से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए आपके अकाउंट्स देखना होता है। तो आपको सारी, इसका मतलब ये आपको सारी चीज़ें इसमें शो करनी है। जैसे आप कभी कभी देखा होगा बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं। ठीक है, जो जैसे कि मान लीजिए स्टेशनरी हो गया, इसी तरह से मान लीजिए कोई आप टी पार्टी हुई आपकी कंपनी में, बिजनेस में, इस तरह के कुछ छोटे छोटे खर्चे भी होते हैं। तो इसको आप अलग अलग ना दिखाकर, आपने देखा होगा अकाउंट्स में कहीं कहीं पे लिखा होता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, हम सारे ये छोटे छोटे आइटम्स को जोड़ के एक जगह हम लिख देते हैं कि ये मिसलेनियस हमारे एक्सपेंस हुए हैं। तो हम उसमें भी ये इसका दिखाने का पर्पस यही है कि हमें अपने अकाउंट से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है शो करनी है अपने अकाउंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है और इसकी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा पूरा। मेन हमारा इसका पर्पस था इसकी मीनिंग समझाना। ठीक है, अच्छा चलिए मैं पढ़ देती हूँ एक बार। ठीक है, इन द कॉरपोरेट फॉर्म of organization there is a distinguish between those managing the affairs of enterprise and those owning its financial statement, however are the only a basic mean of communicating financial all the information to all interested parties. It becomes all the more important therefore that the financial statements make a full, fair and adequate disclosure of all information which is relevant for taking financial decision। ठीक, कहने का मतलब ये है कि अदर बहुत सारे इंटरप्राइजेज हैं और उनके मालिक हैं, उनको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से कम्युनिकेशन उनके पास आपकी स्टेटमेंट पहुंचती है या वो आपके स्टेटमेंट्स में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो इस वजह से, और उनको वो क्यों दिखाते हैं? उनको अलग अलग डिसीजंस लेने होते हैं। ठीक है, उनके अपने पर्पस के अकॉर्डिंग। तो इसलिए आपके स्टेटमेंट्स फुल, फेयर एंड एडिक्वेट होने चाहिए। ठीक है, पूरी जानकारी होनी चाहिए, फुल फेयर होना चाहिए और बिल्कुल पर्याप्त इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि वो अपना डिसीजन ले सकें। द प्रिंसिपल्स ऑफ फुल डिस्क्लोजर रिक्वायर्स दैट ऑल मटेरियल एंड रिलेवेंट फैक्ट्स, ठीक है, जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, रिलेवेंट चीज़ें हो, वो सारे ही आपको अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइजेज मस्ट बी फुली एंड कम्प्लीटली डिस्क्लोज। ठीक है, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड देयर कंपनी फुट नोट्स। ठीक है, चाहे आप उसे फुट नोट्स के रूप में दिखाओ, कभी कभी आपने देखा होगा नीचे लिखा होता है बैलेंस शीट में कंटिंजेंसी लायबिलिटी। ठीक है, कंटिंजेंसी लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? अभी हमारी लायबिलिटी है नहीं, हो सकती है। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन में होता है? मान लीजिए कोई आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है,
किसी पर्सन का उसने इंश्योरेंस लिया है, ठीक। अब वो पर्सन क्या हुआ, लाइफ इंश्योरेंस लिया, वो पर्सन क्या हुआ, उसका किसी ने मर्डर कर दिया, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आपने सुना पढ़ा होगा, आपके जो लाइफ इंश्योरेंस होती है उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। उन टर्म्स एंड कंडीशन में एक ये कंडीशन होती है कि नेचुरल डेथ होनी चाहिए। अगर पर्सन की नेचुरल डेथ होगी तो इंश्योरेंस कंपनी जो है आपकी लाइफ इंश्योरेंस जो है जो इंश्योरेंस करा रखा है, इंश्योर्ड अमाउंट है, वो फुल पेमेंट करेगी। लेकिन अगर नेचुरल डेथ नहीं होती है तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट, आपकी जो है इंश्योरेंस पॉलिसी के अमाउंट का पेमेंट नहीं करेगी। तो ऐसी कंडीशन में तो जो है क्या होता है, केस चलता है, छानबीन चलती है, उसकी सब पूरी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन होती है। तो ये आपकी जो है, अगर बिजनेस का जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी वो अपने जब आप वो मान लीजिए 31 मार्च को अपने अकाउंट्स बना रही, तब तक उस केस का कोई या इन्वेस्टिगेशन का कोई भी अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो उससे जो है वो शो कर देती है एज ए कंटीजेंट लायबिलिटी। बाई चांस अगर जो है, अगर इन्वेस्टिगेशन में अगर आता है कि उस पर्सन की मृत्यु जो है नेचुरल डेथ से हुई है, तो क्या होगा, बीमा कंपनी को वो उतनी अमाउंट, अगर जितनी की भी हो, 5 लाख की हो, 10 लाख की हो, उतना अमाउंट उस व्यक्ति को पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि उस व्यक्ति का मर्डर हुआ है, तो क्या होगा, बीमा कंपनी के लिए ये कोई लायबिलिटी नहीं है। तो इस तरह से कभी कभी किसी प्रॉपर्टी को लेके भी कोई हमारा चलता है, केस चलता है, ठीक है। तो इस तरह से कोई किसी एसेट्स को लेके भी चल सकता है। तो इन सभी चीज़ों को क्या है, कंटिजेंटी लायबिलिटी में शो कर देते हैं कि इन फ्यूचर ये हमारा जो है हो सकता है, अभी हो है नहीं, तो हमें क्या है, ये इसका मतलब यही होता है, ये इसी पर्पज़ से ये हमारा फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन का मतलब यही है कि सारी डिटेल जो हमारे बिजनेस से रिलेवेंट हो उन्हें हमें शो करना है अपने अकाउंट्स में, अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा मैटेरियलिटी कन्वेंशन, ठीक है। मैटेरियलिटी कन्वेंशन का मतलब क्या है, केवल उन्हीं जो है आपकी इवेंट्स को आपको इसमें करना है जो इम्पॉर्टेंट हो और यूज़फुल हो, ठीक है। और मतलब आपकी जो है, जो आपका बिजनेस चल रहा है उससे रिलेटेड हो, ऐसी इवेंट्स जो इम्पॉर्टेंट हों और आपकी यूज़फुल हो, उनको ही हमें इसमें जो है यूज़ करना है। उन्हें ही हमें क्या करना है, जो आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को भी क्या कर सकते हैं, इफ़ेक्ट डाल सकती हूँ, ऐसी चीज़ों को ही हमें क्या करना है, केवल इसमें लेना है। जैसे कि मान लीजिए छोटे छोटे जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, कभी कभी हम अलग अलग ना लिख कर एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई आपके कंपनी में कोई आपके कहते हैं कोई नया कस्टमर आया, तो आप उसके लिए रिफ़्रेशमेंट का वो आप रखते हो सुविधा, ठीक है। इसी तरह से और भी इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को भी जो है क्या करते हैं, अलग अलग ना दिखाकर हम केवल एक जगह लिख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपकी कंपनी ने वो एक स्टेपलर रखा या कैलकुलेटर लिया है, ठीक है, 100 रुपये का मान लीजिए कैलकुलेटर आया, ठीक है। तो उस कैलकुलेटर को आप जो है 1 साल नहीं, कई साल, 10-20 साल तक चलता है एक कैलकुलेटर, 10-15 साल तक आपका एक कैलकुलेटर चलता है। तो है छोटा, एक्सपेंस तो किया है पर लिटिल अमाउंट है, बिल्कुल बहुत ही कम है, जिसका कोई यूज़ नहीं है, मतलब एक तरह से यूज़ है भी और इतना यूज़फुल नहीं है कि जो आपके फाइनेंशियल डिसीजन को क्या कर सके, इफ़ेक्ट डाल सके। तो इस तरह के जो छोटे छोटे खर्चे हैं उनको हम एक जगह एक साथ जो है कंबाइंड रूप से शो कर देते हैं, ठीक है। बहुत जो हमारे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आपकी चीज़ें होती हैं उनको हमें हर आइटम को अलग अलग शो करना होता है। इसका मैटेरियलिटी कंसेप्ट कन्वेंशन का मतलब ये है, आइटम ऑफ स्मॉल सिग्निफिकेंस, मतलब इनका कम हो, जिनकी इम्पोर्टेंस कम हो, नीड नॉट बी गिवन स्ट्राइक थ्योरेटिकली करेक्ट ट्रीटमेंट, ठीक है। तो जो बहुत जिनकी इम्पोर्टेंट कम हो उन्हें ज़्यादा हमें थ्योरेटिकली उनका ट्रीटमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसका कहने का मतलब ये है। फॉर एग्जाम्पल एक एन ऑर्डिनरी कैलकुलेटर है, कॉस्टिंग कितना है, 100 रुपीज़ में, लास्ट फॉर 10 ईयर्स, तो ये 10 सालों से चल रहा है अगर किसी फर्म में है। तो इस तरह के कैलकुलेटर वगैरह जैसे स्टेपलर है, कैलकुलेटर है, तो इन चीज़ों की वैसे तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो है कुछ छोटे छोटे कामों में इनका यूज़ होता है। तो ये एक अगर ले लो तो सालों चलते हैं, ठीक है। हाउएवर द इफेक्ट
एफर्ट इन्वॉल्व इन एलोकेटिंग इट्स कॉस्ट ओवर द 10, अगर हम 10 सालों में से डिवाइड करें तो एक साल में इसकी वर्थ 10 रुपये आए, यानी 10 रुपये का इन्होंने एक साल में यूज़ किया। ठीक है, 10 ईयर पीरियड इज़ नॉट वर्थ, बहुत ज़्यादा हमारा ये इसका कॉस्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा वर्थफुल भी नहीं है इसकी कॉस्ट। ठीक है, और ना इससे हमें कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, ना ही लॉस हो रहा है। ठीक है, तो द कॉस्ट इनकर्ड ऑन कैलकुलेटर में बी ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस ऑफ द पीरियड इन विच इट इज़ परचेज। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा जब ये हमने ख़रीदा था तभी इसको एक बार हमने इन्वॉल्व कर लिया, फिर बार बार नहीं हमें इसे नोटिस करना है। ठीक है, कहने का मतलब जो इम्पॉर्टेंट है और जिनका यूज़ हमें जो है बहुत ज़्यादा आपके जो डिसीजंस को या फाइनेंशियल डिसीजंस को इफेक्टेड करता है, उन्हें हमें शो करना है अकाउंट्स में। और जो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें हैं उनको जब एक बार हमने एक्सपेंस कर दिया तो एक बार हम शो कर देंगे, बार बार इन्हें हमें शो नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। ठीक है, कंजर्वेटिव कन्वेंशन का मतलब ये होता है ठीक है, कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, हम किसी चीज़ के लिए जब पहले से ही सोच के चलते हैं, पहले से ही व्यवस्था करके चलते हैं। ठीक है, कोई आने वाली जो हमारा कोई लॉस हो रहा हो या फिर आने वाली कोई हम किसी क्या कहते हैं आपदा से निपटने के लिए जब पहले से ही तैयार हों तो उसी को हम कहते हैं कंजर्वेटिज्म। ठीक है, जैसे कोई हमारा हमें पता नहीं है कि लॉस होगा, हमारी कंपनी में कब आगे लॉस होगा या कौन सी संभावनाएं आ सकती हैं हमारे सामने, तो हमें जो है उसके लिए तैयार रहना होता है। ठीक है, तो इसी को हम कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन का मतलब ये है कि हमें पहले से तैयार रहना है आने वाली हानियों से बचने के लिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने अकॉर्डिंग आप बिजनेस में जिन्होंने पहले कभी थोड़ा बहुत अकाउंट्स पढ़ा होगा तो आप देखोगे कि जैसे कि मान लीजिए आप छोड़ो अभी इसकी बिज़नेस की बात छोड़ो, आप अपने घर में जाओ, घर में देखा होगा आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपकी इनकम का एक पार्ट ज़रूर आप वो क्या करते हैं सेव करके रखते हैं। 10% 20% जिनकी जैसी इनकम होती वो क्यों सेव करते हैं कि इन फ्यूचर मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया घर में। ठीक है, तो हम अचानक से जब ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है तो हम कहाँ से लाएंगे, तो अनफॉरसीन जो आपकी जो है इवेंट्स आने वाली होती हैं आपकी जो आपको पता नहीं होता है, अनसर्टेनिटी जिसको कि आप कहते हैं, ऐसी कंडीशंस के लिए जो है वो क्या करते हैं, वो एक अपने इनकम का एक हिस्सा जो है हर मंथ हटा के रख देते हैं। ठीक है, या फिर आपकी और भी किसी की एजुकेशन के लिए या फिर किसी की मैरिज के लिए या कोई आप घटना हो जाए, तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए क्या करते हैं वो थोड़ा सा अपनी इनकम का एक पार्ट क्या करते हैं हर मंथ बचा के रखते हैं। तो ये क्या है जो हमारे इन फ्यूचर में रिस्क या अनसर्टेनिटी आने वाली, लॉस होने वाला है, तो उससे बचने के लिए, तो इसी को हम कहते हैं कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट हमारा क्या कहता है कि हमें अपने बिजनेस में जब कोई रेवेन्यू या गेन हो तो उसका एक हिस्सा या एक पार्ट हमें हर साल क्या करना है अलग हटा के स्टोर करके रखना है, जिसको हम अकाउंटिंग के टर्म में प्रोविजंस बोलते हैं और रिजर्व्स बोलते हैं। ठीक है, जो आप जनरल आप जो आपके डेली लाइफ में आप उसे क्या कहते हो, जो आपकी सेविंग्स हैं, हमने सेविंग्स करके रखी हैं। ठीक है, बोलते हैं ना सब लोग सेविंग्स हैं हमारी, इतनी सेविंग्स हैं, हम अपनी सेविंग्स से काम चला लेंगे। ठीक है, और इसी टर्म को हमारे अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं, रिजर्व्स या प्रोविजंस बोलते हैं। ठीक है, जो कि आप पढ़ोगे आगे, प्रोविजंस बनाए जाते हैं हमारी आने वाली अननोन लायबिलिटीज़ या अननोन अनसर्टेनिटी से बचने के लिए या लॉसेस से बचने के लिए। तो कंजर्वेटिव कंसेप्ट हमारा ये कहता है कि हमें अपने आने वाली फ्यूचर के लॉसेस से बचने के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए, और जिसके लिए हमें प्रोविजंस और रिजर्व्स बना के रखने होते हैं। अब आप आगे पढ़ोगे जो डेप्टर्स होते हैं उस पर प्रोविज़न बनाए जाते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं उस पर प्रोविज़न्स बनाए जाते हैं, बैड डेप्ट्स होते हैं। अब बैड डेप्ट्स क्या होते हैं, बैड डेप्ट्स क्या होते हैं, जैसे किसी को आपने लोन दिया है, ठीक है, आपके जो है बिज़नेस में जो है लोन देना लेना एक क्या होता है, एक जनरल टर्म होता है। ठीक है, आपने कई जो आपके कई लोग हैं, आपके कई कस्टमर्स हैं, आपके क्रेडिट्स पर आपका जो है तो कुछ आपके क्रेडिटर्स ऐसे होंगे जो आपको टाइमली पेमेंट कर देंगे,
कुछ ऐसे होंगे थोड़े दिन के बाद करेंगे, कुछ कभी कभी कुछ ऐसे क्रेडिटर्स भी हो जाते हैं कि किसी वजह से या उनका बिजनेस डूब जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए, या उनका बिजनेस बिल्कुल ही बंद हो जाए तो वो आपका पेमेंट ना कर पाए। तो ऐसे लोन जो आपको वापस मिलने की उम्मीद ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैड डेब्ट्स। डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, लोन, और बैड मतलब बुरे, बुरे डेब्ट्स, बुरे लोन, है ना। तो बुरे लोन कौन से होंगे, जो आपको मिल ना पाए, वापस ना हो पाए, रिकवर ना हो पाए। तो ऐसी संभावनाओं के लिए हम क्या करते हैं, पहले ही प्रोविजंस बना के रखते हैं कि हम 5% का प्रोविज़न बैड डेब्ट्स के लिए। तो अगर अचानक से कोई बड़ी अमाउंट आपको ना मिले तो आपको क्या हो जाएगा, बिजनेस को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। तो इस धक्के से बचने के लिए ये 5% का प्रोविजंस बनाया जाता है। हर साल हम 5% अपनी अर्निंग्स का अपने रिजर्व में, बैड डेट्स रिजर्व में डालेंगे, ठीक है। तो इसी तरह के अलग अलग आपके जो है लॉसेस के नाम से प्रोविजंस बनाए जाते हैं। अभी आप आगे पढ़ोगे, डेप्रिशिएशन बनाया जाता है, ठीक है। प्रोविजंस ऑन क्रेडिटर्स करे जाते हैं, डेप्टर्स किए जाते हैं, प्रोविज़न बैड डेट्स रिजर्व होते हैं। तो ये तरह तरह के रिजर्व क्यों बनाए जाते हैं, ये कंजर्वेटिव कन्वेंशन के कारण। क्यों, क्योंकि हमें अपने आने वाली फ्यूचर की जो हमारी लाइफ एक्सपेंसेस हैं या लॉसेज है या अनसर्टेनिटी का सामना करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंसिस्टेंसी कन्वेंशन, ठीक है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक जैसी, एक रूप, मतलब एक जैसा, हम एक जैसा व्यवहार रखें अपना, है ना। कभी कभी कहते हैं एक जैसे रहा करो, बस बहुत ज़्यादा तुम ऊपर नीचे होते रहते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ अकाउंट्स में भी हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है, हमें कंसिस्टेंसी बना के रखने हैं अपने अकाउंट्स में, ठीक है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है हमने अकाउंट्स में जो भी रूल्स फॉलो कर रहे हैं एक जैसे रूल फॉलो करें। जो रूल्स हमने पिछले साल फॉलो किए थे वही हम नेक्स्ट अगले आने वाले सालों में हम यूज़ करते जाएं, ताकि हम अपने अकाउंट्स में क्या ला सकें, कंपेरेबिलिटी का की फीचर हम ला सकें। हमें अकाउंट्स क्यों तैयार करते हैं, कंपेयर करने के लिए कि हमारी जो है पोजीशन पहले क्या थी, अब क्या थी और इन फ्यूचर में क्या होगी, या हमारा कोई कंपटीटर है तो वो कहाँ पे जा रहा है, ठीक है, और वो हमसे साथ में शुरू हुआ था और इतनी आगे पहुँच गया या इतना पीछे, तो ठीक है। तो ये सब कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा, अकाउंट्स में कंसिस्टेंसी लानी होगी, यानी एक रूपता लानी होगी, एक जैसे हमारे रूल और रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। तो ये नहीं पिछली साल हमने कुछ और कर लिया, इस साल कुछ और कर लिया। अब जैसे अब आगे पढ़ोगे डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन लगाने के कई तरीके हैं, ठीक है। तो अब जो है आपने जो तरीका पहले साल अपनाया था वही तरीका आपको इसी साल अपनाना है, और आगे आने वाले सालों में। कंसिस्टेंसी का मतलब यही होता है, ठीक है। तो ये है इसका कंसिस्टेंसी, ठीक। अब आप इसका जो है जब यूज़ करोगे आगे तब आपको इसको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब आप ये सोच रहे हो डेप्रिशिएशन वर्ड आया है, डेप्रिशिएशन क्या होता है, ठीक है। डेप्रिशिएशन का मतलब होता है जैसे कि एसेट्स है, कोई आपका फिक्स एसेट्स है आपके पास, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए फ्रिज लेके आए, एसेट्स में क्या आती है, ऐसी चीज़ें जिसको आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सको बिजनेस में। कोई मशीन लेके आए, कोई फर्नीचर लेके आए, ठीक है। तो इसी तरह से मान लीजिए आप फ्रिज भी लेके आए, ठीक है। तो आप देखोगे जब पहले साल आप फ्रिज लेके आओगे तो बहुत ज़्यादा वर्क करेगा, बहुत कूलिंग, बिल्कुल कम पे भी रखोगे तो बहुत कूलिंग, पूरी बहुत अच्छा बढ़िया एकदम अच्छी से कूलिंग दे रहा है, तुरंत 1 घंटे में आपकी आइसक्रीम जम गई, ठीक है। फिर अगली साल आपने देखा थोड़ी सी उसकी कैपेसिटी कम हो गई। तो जैसे जैसे आप उसे यूज़ करते जाओगे 10 साल के बाद आप देखोगे कि वो फ्रिज आपका जो है बहुत मुश्किल से पानी ठंडा कर पा रहा है, ठीक है। फिर आप और तब भी आपने उसे यूज़ किया, 1-2 साल और किया, कुछ साल एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो बिल्कुल ही आपके लिए यूज़लेस हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप आपके एसेट्स की कैपेसिटी में जो आपका ये कमी आ रही है ना, उसी को हम डेप्रिशिएशन बोलते हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको उस फ्रिज को हटा के नया फ्रिज लेना पड़ेगा। तो तब हमारे पास इतनी बड़ी अमाउंट कहाँ से आएगी तुरंत, कि हम कहीं रखी तो है नहीं, उठा लाए, धराए, फेंका, फ्रिज पुराना फेंका और नया ले आए। तो इसी के लिए हम प्रोविजंस बनाते हैं कि हर साल हमने अपने गेन्स में या अपने जो रिवेन्यू में से 5-5% हटाते गए, तो जब 10 साल के बाद हमारा जो है वो 100% हो जाएगा, उतनी अमाउंट हमारे पास हो जाएगी कि हम कोई मशीन जो हमारा था उसकी जगह दूसरी मशीन हम रिप्लेस कर सकें। तो इसी तरह से बिज़नेस में भी मशीनें जब रखते हैं तो वो कैपेसिटी स्टार्टिंग में उनकी
अच्छी होती है, फिर धीरे जैसे जैसे उनका यूज़ होगा उनकी कैपेसिटी कम होती जाती है। तो ये जो कैपेसिटी उनकी कम होती है इसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह के अभी बहुत सारे वर्ड्स आपके आगे आएंगे जिनको आपको समझना है। और अगर इनमें से कोई ऐसा वर्ड जो आपको नहीं समझ में आया हो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब ये हमारा आ रहा है, ये तो हमारे हो गए आपने जो पढ़े ये सारे रूल्स हैं। ठीक है, चाहे कंसेप्ट के रूप में हो या फिर आपके कन्वेंशन, ये एक तरह से आपके सारे रूल्स हैं जो आपको अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाते समय फॉलो करने होते हैं। ठीक, अब ये जो हमारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं ये कैसे बनाए जाते हैं, क्या सिस्टम होता है। ठीक, इसके दो सिस्टम हैं, पहला है डबल एंट्री सिस्टम और एक है सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक, डबल एंट्री सिस्टम आपने पहले भी वर्ड सुना है। डबल एंट्री सिस्टम में हम क्या करते हैं, हमने बताया था कि दो खाते, दो आप जो भी ट्रांजेक्शन करोगे उसका इफेक्ट हमारा कहाँ कहाँ पड़ेगा, दो जगह पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हमने बताया था, आपने ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पढ़ा था। ठीक है, उसमें आपको बताया गया था कि आपका जो भी ट्रांजेक्शन करोगे उसके दो पार्टीज होंगी। ठीक है, एक आपको बताया था डेबिट और एक क्रेडिट। अगर एक कोई चीज़ रिसीव कर रहा होगा तो एक गिवर होगा, एक अगर रिसीवर होगा तो एक गिवर होगा। ठीक है, एक के पास गुड्स जा रही होगी तो दूसरे के पास कैश जो है जा रही होगी। ठीक है, तो इसी तरह से डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है कि हर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट आपकी दो पार्टीज पे पड़ना है, दो साइड्स पे पड़ना है। ठीक है, और सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है एक ही जगह में, इसमें क्या है दो जगह हमें ट्रांजेक्शन करना है और इसमें सिंगल एंट्री सिस्टम में हमें सिर्फ एक जगह ट्रांजेक्शन करना है। ठीक है, तो अब आप देखिए आगे डिस्क्रिप्शन पढ़िए इसका। डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट। ठीक है, मतलब ड्यूअल एस्पेक्ट पे ये हमारा क्या करता है, बेस है ये डबल एंट्री सिस्टम, विच स्टेट दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू इफेक्ट्स। ठीक, हर आपके ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होंगे। ठीक है, इन्वॉल्व टू और मोर अकाउंट, जिसमें से दो या दो से ज़्यादा अकाउंट्स भी आपके इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, द बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो इज दैट एवरी डेबिट मस्ट हैव ए करस्पेंडिंग क्रेडिट। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिक रूल क्या है कि हर डेबिट का एक क्रेडिट होगा। अगर आप 500 रुपीज़ डेबिट कर रहे हो तो 500 रुपीज़ क्रेडिट होंगे। ठीक है, अब ये डेबिट क्रेडिट करने के रूल जो है हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। ठीक है, अभी आप ये समझ लो कि अगर हम कोई अमाउंट डेबिट कर रहे हैं एक जगह तो दूसरी जगह वही अमाउंट क्रेडिट जरूर होगा। हर ट्रांजेक्शन के दो हमारे रिकॉर्ड होंगे, हम दो जगह हमें नोट करना है। ठीक है, एक डेबिट में और दूसरा क्रेडिट में। ठीक है, दस वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड द अदर इज क्रेडिट। अगर हम एक अमाउंट को डेबिट करेंगे तो उसी अमाउंट को हम दूसरी जगह क्रेडिट भी करेंगे, यही है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम इज ए कंप्लीट सिस्टम एज बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन और रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। द सिस्टम इज एक्यूरेट एंड मोर रिलायबल एज द पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्रॉड एंड मिस अप्रोप्रिएशन आर मिनिमाइज। ठीक है, इस अकाउंट के अकॉर्डिंग, जो आपके डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने पर फ्रॉड्स और जो आपकी मिस अप्रोप्रिएशन होता है आपके अकाउंट के साथ उसकी कम होने की संभावना रहती है। ठीक है, कोई भी जो है कंसेप्ट या कोई भी सिस्टम अपने आप में पूरा नहीं है, कुछ ना कुछ लूप होल्स तो सब में ही होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मिनिमाइज हो सकते हैं अगर ये सिस्टम अपनाया जाए तो क्या होते हैं, फ्रॉड्स होने की संभावना कम होती है, मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, ये कंप्लीट नहीं है अपने आप में। ठीक है, इज नॉट ए कंप्लीट सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इट डज नॉट रिकॉर्ड टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी। इसमें क्या है, हर ट्रांजेक्शन के दो जगह आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसमें सिर्फ एक जगह आप रिकॉर्ड करते हैं। इंस्टीड ऑफ मेंटेनिंग ऑल द अकाउंट्स ओनली पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश बुक आर मेंटेन। इसमें क्या है, हम सिर्फ कैश बुक बनाते हैं और पर्सनल अकाउंट बना लेते हैं। और डबल एंट्री सिस्टम में जब आप पढ़ोगे तो हर अकाउंट बनाया जाएगा, जितने भी पार्टीज आपके जो है बिजनेस में इन्वॉल्व हैं सबका अकाउंट बनेगा। ठीक है, इन फैक्ट दिस इज नॉट ए सिस्टम बट ए लेक ऑफ सिस्टम एज नो यूनिफॉर्मिटी इज मेंटेन। ठीक है,
ये क्या है, इसलिए इसको सिस्टम नहीं है कि इसमें, क्योंकि ये इसमें सिस्टम की कमी है, यूनिफॉर्मिटी की कमी है, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है ट्रांजेक्शन्स में। फॉर सम ट्रांजेक्शन ओनली वन एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड, फॉर अदर बोथ एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्ड। कहीं पर एक एस्पेक्ट्स मतलब एक पार्टी का मतलब आप एक साइड का रिकॉर्ड की जाती है, कहीं कहीं पर दो रिकॉर्ड। तो इसके बारे में आप कहीं आगे नहीं पढ़ोगे, बस आपको ये जान लेना है कि एक सिंगल एंट्री सिस्टम भी होती है जो कि अपने आप में अपूर्ण है, और ये इससे ना आप फ्रॉड पता कर सकते हो, ना अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सकते हो, ना आप इसमें कंपैरिजन कर सकते हो, ना इसमें यूनिफॉर्मिटी ही नहीं होती है, और ये कोई सिस्टम नहीं है, इसमें ना कोई रूल है ना रेगुलेशन है। इसलिए ऑल ओवर वर्ल्ड में ये डबल एंट्री सिस्टम जो है आपका फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक, ये तो सिस्टम हो गए कि आप कौन सा सिस्टम अपनाओगे। ठीक, तो कौन सा हमें अपनाना है, डबल एंट्री सिस्टम। यही आपको सिखाया भी जाएगा और यही आपको यूज़ भी करना है। अगर आप कभी आगे बिजनेस करने की सोचोगे या बिजनेस किसी चीज़ का चलाओगे, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो आगे चल के बिजनेसमैन बनेंगे, तो आपको डबल एंट्री सिस्टम ही अपनाना है। ठीक है, अब बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कितने टाइप के होते हैं, तो दो बेसिस होते हैं। ठीक, एक होता है कैश बेसिस और एक होता है एक्रूअल बेसिस। मतलब कि हमें कौन से बेस को यूज़ करके अपने अकाउंट में जो है फॉलो करना है। तो कैश बेसिस का मतलब होता है जब हमें कैश मिली तब हमने रिकॉर्ड कर ली, जब हमने कैश जो है पेमेंट की तब हमने रिकॉर्ड कर ली, इस डेट को हमें रिसीविंग हुई है, इस डेट को हमने पेमेंट की है। तो कैश बेसिस में उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं जिनका हम जो है कह सकते हैं डीलिंग कैश से हुआ हो। इसमें हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं लिखते हैं। ठीक है, अंडर द कैश बेसिस entries in the book of accounts are made when cash is received or paid and not when the receipts or payment become due। ठीक, तो जब आपकी रिसीविंग्स होगी या पेमेंट्स होगी तभी हम उसे नोट करेंगे, इस डेट को हमने इतने अमाउंट पेमेंट किया, इस डेट को हमने इतना रिसीव किया। ठीक है, और जब आप कोई चीज़ ड्यू हो जाती है तो उसे हम ड्यू अमाउंट को उस टाइम पीरियड में हम क्या कहते हैं उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब वो अमाउंट हमें रिसीव होगी या जब हम पेमेंट करेंगे तभी हम उसे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और एक्रूअल बेसिस में हमने क्या बताया था, अभी ऊपर पढ़ाया था। एक्रूअल बेसिस में क्या होता है, जब आपकी अर्न हो गई इनकम और जब आपकी एक्सपेंस जो ड्यू आ गई, ड्यू डेट, तभी वो आपकी मान ली जाएगी एक्सपेंस। और जब आपने अर्न कर ली है, चाहे भले ही वो कैश में आपको रिसीव हुई हो या ना हुई हो, जैसे कमीशन आपको एक महीने का आपने अर्न कर लिया है, भले ही उस पार्टी ने आपको कमीशन दिया हो या नहीं दिया हो, उस डेट को आप ये नोट कर लोगे कि ये इस डेट को ये हमारी आज इनकम है, मिली हो या ना मिली हो। या कोई आपको पेमेंट करना हो, यूटिलिटी बिल्स पेमेंट करने हो, कोई सर्विस चार्ज पेमेंट करना हो, तो ये सब क्या है, जब आपकी ड्यू हो जाएगी तभी आपको नोट करना है। तो कैश बेसिस में क्या था, जब आप कैश रिसीव करोगे तभी नोट करना है, अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। और एक्रूअल बेसिस में क्या करना है, जब ड्यू हो जाए, चाहे आपने पेमेंट किया हो या ना किया हो, रिसीव किया हो या ना किया हो, आपको अपने अकाउंट्स में उसे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ए डिस्टिंग्विश इज मेड बिटवीन द कैश रिसिप्ट्स ऑफ कैश एंड द राइट टू रिसीव कैश एंड पेमेंट ऑफ कैश एंड लीगल ऑब्लिगेशन टू पे। ठीक है, तो आपने इसका कहने का मतलब यही है कि आपने आपके पास राइट आ गया रिसीव करने का। ठीक है, कि हाँ आप कभी भी उस पर धावा बोल सकते हो कि हमारा दो, वो उसी दिन से आपकी इनकम मान ली जाएगी। ठीक है, और अगर आपके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन आ गया कोई अमाउंट पे करने का, चाहे आपने पे किया हो या ना किया हो, वो उसी दिन से आपका एक्सपेंस मान लिया जाएगा। Thus, under this system, the monitoring effect of a transaction is taken into account in the period in which they are earned rather than in the period in which cash is actually received or paid by the enterpriser। तो कहने का मतलब है जो एक्रूअल बेसिस में है, जो आपके एक्सपेंसेस हैं और पेमेंट्स का जो है इफ़ेक्ट आपको उसी टाइम पीरियड में नज़र आएगा जिस टाइम पीरियड में आपने उसे अर्न किया है। ठीक है, वो अर्निंग आपकी उसी टाइम पीरियड में काउंट होगी। तो आपसे ये कहा जाएगा कि इस टाइम में, इस महीने में आपने इतना अर्निंग किया है, रिसीव हुआ या नहीं हुआ ये बात की बात है, लेकिन आपने अर्निंग किया है और इसी टाइम पीरियड में आपने इतना एक्सपेंस किया है, पेमेंट चाहे भले ही बाद में करो।
और कैश बेसिस में क्या होता है, जब आप कैश रिसीव करोगे तब माना जाएगा कि हाँ आज आपके पास इतनी कैश आई है, आपकी कैश की पोजीशन ये है और इतना आपने पेमेंट किया है। तो इन दोनों में फ़र्क ये आ जाता है कि कैश बेसिस पे जो है आपकी सही पोजीशन आपकी जो है क्या होता है, एक जिस टाइम पीरियड की आपका इनकम मान लीजिए मई की थी, लेकिन वो आपको प्राप्त हो रही है सितंबर में, अगस्त में, अक्टूबर में, तो मई की इनकम जाके कहाँ पे काउंट हुई, सितंबर में। तो आपको मई की सही अकाउंटिंग जो है आप नहीं मिल पाएगी कि मई की आपकी क्या इनकम थी, और ना ही आपको सितंबर की सही पोजीशन पता चल पाएगी, एक्चुअल पोजीशन, ठीक है, कि आपने अर्निंग कितनी की थी और कितना एक्सपेंस था आपका। लेकिन एक्रूअल बेसिस में क्या होता है, तो सारे ही इनकम्स जब आपने गेन कर लिया है और जो भी आपकी लीगल ऑब्लिगेशन जब आपकी ड्यू हो गई, तभी उसी टाइम पीरियड में इन्हें काउंट कर लिया जाएगा और उस टाइम पीरियड की सही एक्चुअल पोजीशन आपको पता चलती रहेगी। ठीक है, इन दोनों में यही आपका फ़र्क है। ठीक है, अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो टॉपिक है इसे हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक प्रिंसिपल्स है, इनको सिर्फ आपको पढ़ लेना है, इसमें से आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे आपने ऊपर पढ़ा था प्रिंसिपल्स और रूल्स, है ना, जो फॉलो किए जाते हैं आपके अकाउंटिंग, तो उसी तरह से टाइम पे जो है अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग जो है अपनी तरफ से प्रिंसिपल्स बनाते रहते हैं, वही है आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग बॉडीज़ हैं जो है उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं, तो वही उन्हें हम कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दे आर दोज रूल्स ऑफ एक्शन और कंडक्ट विच आर अडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली वाइल रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, तो ये जो अलग अलग लोगों ने बनाया है, गवर्नमेंट्स ने या कभी किसी पार्टी ने, तो इसी को हम कहते हैं अकाउंटेंट्स जो है इसे यूज़ करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और ये क्या होते हैं, रिटर्न होते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल अकाउंटिंग, ये तो जो आपके जो बनाए गए हैं उन्हें तो आपको फॉलो करना ही करना है। ठीक है, वो तो कंपलसरी है, और उसके साथ ही साथ कुछ स्पेशल अकाउंटिंग जो है आपके स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं जो अलग अलग टाइम पे गवर्नमेंट के द्वारा या किसी कम्युनिटी के द्वारा या कोई जो आपके हो गए, मान लीजिए जैसे आपने IMF सुना है, ठीक है, इसी तरह से वर्ल्ड बैंक सुना है, WTO है, ये लोग भी अपना अपना कुछ ना कुछ इसमें योगदान करते रहते हैं। तो टाइम पे इन सभी के द्वारा जो स्टैंडर्ड्स जो है फिक्स किए गए हैं वही हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। ये आपके दो तरह के होते हैं, दो लेवल पे बनाए गए हैं। ठीक है, एक तो आपकी इंडिया लेवल पे है और एक आपका ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड था जो सबसे पहले आपका बना था उसमें इंटरनेशनल लेवल पे, फिर इंडिया लेवल पे। बस आपको इसमें इतना ही जानना है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बनी थी वो बनी थी 29 जून 1973 को। ठीक है, वो कब बनी थी, कहाँ बनी थी, इंटरनेशनल लेवल पे 20 जून 1973 में। कहाँ पे बनाई गई थी, ये जो है लंदन में बनी थी। ठीक है, और इसने टाइम पे जो है अकाउंटेंट्स जो होते हैं आपके इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स बनाया गया, और ये टाइम पे जो है इसमें अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐड करते रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। ठीक है, और जो इंडिया पे बनी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपकी कमेटी वो 1977 में बनी थी। ठीक है, जो आपकी इस नोट्स में आपका मेंशन भी है, आप अपनी बुक में भी पढ़ोगे, बस आपको इसको एक बार सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए पढ़ लेना है, इससे आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इन ऑर्डर टू हार्मोनाइज मतलब हार्मोनाइज सिस्टम करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी यूनिवर्सल जैसे यूनिवर्सल जो आपके पूरे यूनिवर्स में एक जैसा आपका सिस्टम हो, एक जैसे पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस अपना जाए, इस चीज़ को फॉलो करने के लिए ये जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए थे। ठीक है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये आपने सुना होगा। ठीक है, जो ICAI है फॉर्म, ये जो अकाउंटेंट्स के लिए जो रूल फॉलो रेगुलेशन बनाते हैं यही वाली आपकी संस्था बनाती है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया फॉर्म द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड इन अप्रैल 1977 में सबसे पहली बोर्ड यहाँ पे बनी। ठीक है, ASB यानी कि यही वाला, ASB का मतलब हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें जो है अलग सरकार के भी रिप्रेजेंटेटिव और इंडस्ट्री उद्योगों के भी रिप्रेजेंटेटिव वो होते हैं जो सरकार की तरफ से जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है उनकी प्रेजेंट करने के लिए,
या उद्योगपतियों की तरफ से उनको प्रेजेंट किया, उनके पक्ष को प्रेजेंट करने के लिए जो भी लोग जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। तो इसमें जो है सभी रिप्रेजेंटेटिव जो है गवर्नमेंट के और उद्योगपतियों के इसमें शामिल होते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ ASB इज टू फॉर्मुलेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। द बोर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हैज़ सो फार फॉर्मुलेट अराउंड 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये जो बोर्ड है इन्होंने 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हैं। ठीक है, अब जो है इसमें कुछ जो है अमेंडमेंट्स किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स इन 2015 हैज़ नोटिफाइड द कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2015। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर ने 2015 में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है रूल को जो है फिर से मॉडिफाई किया है 2015 में, विच स्टिपुलेटेड द एडॉप्शन एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन जो है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज इन अ फेज्ड मैनर बिगनिंग फ्रॉम अकाउंटिंग पीरियड 16-17। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है आर बेसिकली स्टैंडर्ड दैट हैव बीन हार्मोनाइज्ड विद द, मतलब ये जो आपके 2015 में बनाए गए हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं उनके साथ जो है हार्मोनाइज, उसके साथ या उनको फॉलो, उनके एक रूपता आप जिसको कह सकते हैं, कंसिस्टेंट आप, हाँ कंसिस्टेंसी भी कह सकते हैं, या यूनिवर्सल जो है उनको उनके साथ जो है सेटअप होने के लिए उन्होंने ये बनाया, जो मॉडिफाई किया 2015 में। ठीक है, अब इसमें जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जो है जो आपकी लिस्ट दी हुई है आपकी NCERT की बुक में दी हुई है। आपको सिर्फ उसे एक बार पढ़ लेना है कि कौन से में क्या आपका इंक्लूड होता है। ठीक है, 1 में क्या आ रहा है, तो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। 2 में क्या है, इन्वेंट्री से रिलेटेड रूल है। 3 में क्या है, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। 4 में क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग है। तो ठीक है, ये आपकी लिस्ट पूरी आपके बुक में गिवन है, सिर्फ आपको एक बार इसमें से पढ़ लेना है। ठीक है, इसमें से आपसे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। हाँ, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस अगर उसमें आते होंगे आपके मल्टीपल चॉइस वाले में, उसमें पूछ सकते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में क्या है, 2 में क्या है, 9 में क्या है, इस तरह से। बस आपको एक बार यही पढ़ना है और इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये वाला डबल इसमें आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम GST के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब आप इसको जो है अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। कोई टर्म जो आपको अभी भी नहीं समझ में आया होगा तो आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। वैसे हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है आपको हर टर्म के बारे में बताने का। फिर भी कुछ रह गया हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा और अपनी तरफ से भी पूरा प्रयास करिएगा इन सारी टर्म्स को, कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस को समझने का। ठीक है, और आपसे जो है कहना था कि आप कमेंट ज़रूर किया करिए ताकि हमें जो है आगे वीडियो बनाने में इंस्पिरेशन मिले, कि हमें लगे कि हाँ आप लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ की, तो जो है हम और भी आगे इसमें और अच्छे वीडियो अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।